आईवीएफ को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करते हैं, वो अनसक्सेसफुल रहता है, 6th अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुआ तो उससे फीमेल के अंदर हार्मोनल चेंजेस काफी आ जाते हैं। मदर एक प्रोसेस से बार बार जारी, उनको हाई डोज में हम हार्मोन्स दे रहे हैं। जिसमें रूरल इंडिया में बात की जाती है कि आईवीएफ से बच्चा होगा तो लड़का ही होगा। ऐसे कितनी लड़कियां भी होती है। सिजेरियन डिलीवरीज ज्यादा बढ़ती जा रही है नॉर्मल डिलीवरीज की बजाय। एल्डरली लेडीज में लेबर के चांस थोड़े से कम ही होते हैं। समुदाय, देश और अंततः विश्व केवल उतना ही मजबूत होता है जितनी कि वहाँ की महिलाओं का स्वास्थ्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो भादुगौड़ और आपके साथ मैं हूँ आपकी अपनी शिवांगी गौड़। और आज हमारे साथ मौजूद है मेडाक हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट जिनके पास 10 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है, शीतल गीते। नमस्कार मैम, हेलो भादुगौड़ के मंच पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की दुनिया में इन टुडेज एरा इफ वी टॉक अबाउट, वी ऑलवेज से दैट गायनेकोलॉजी हैज चेंज्ड कंप्लीटली, राइट। सो आज की जो हमारी बातचीत रहेगी वो गायनिक प्रॉब्लम्स, गायनेकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज और उससे जुड़े हुए फिजियोलॉजिकल इश्यूज और इमोशनल पर्सपेक्टिव। और ऐसे में रूरल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं और शहरी महिलाएं भी हैं, हम इन दोनों को जोड़ के चलेंगे कहीं ना कहीं आज के केंद्र बिंदु में। सबसे पहले तो मैम मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि शीतल जी, जब हम देखते हैं गायनी से रिलेटेड जब हम बात करते हैं, व्हाट इज बेसिकली हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, व्हाट इज वजाइनल हेल्थ, और जब गायनेकोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो मुख्य क्या केंद्र बिंदु, आप थोड़ा संक्षिप्त में एक इंट्रो दीजिए। मेंस्ट्रुअल हेल्थ मीन्स एट अ पर्टिकुलर एज, जो नेचुरली होता है कि अराउंड 12-13 ईयर्स पे पीरियड शुरू हो जाना। एक पीरियड की जो रेगुलरिटी होती है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 to 30 डेज में रिपीट होनी चाहिए और ब्लीडिंग 3 to 5 डेज होनी चाहिए, ये एक मेंस्ट्रुअल हेल्थ है। ओके, उस पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, दिन के 2 to 3 पैड्स यूज़ होना इज़ अ नॉर्मल थिंग, मोर देन 5 पैड्स इज़ अ एबनॉर्मल थिंग। और उसमें पेन फर्स्ट डे पे पेन इज़ ए नॉर्मल, बट ये पीरियड्स का पेन सेकेंड डे थर्ड डे रहना ये अब नॉर्मल चीज़ है। तो जो जैसे मैंने बोला 3 to 5 डेज पीरियड रहना, पर डे 2 to 3 पैड्स यूज़ करना और पेन सिर्फ फर्स्ट डे से लिमिटेड रहना इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल हेल्थ। एंड वजाइनल हेल्थ इज ऑल्सो रिलेटेड विद मेंस्ट्रुअल हेल्थ। वजाइनल हेल्थ एक दूसरा टॉपिक हो जाता है। वजाइनल हेल्थ मेनली हम इन्फेक्शन से रिलेटेड बोल सकते हैं कि वजाइनल हेल्थ की बात तभी आती है जब किसी को इन्फेक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अदरवाइज तो वजाइनल हेल्थ मीन्स नॉर्मल जो आप नहाते वक्त थोड़ा बहुत जो आउटसाइड एरिया वॉश करते हो, दैट इज वजाइनल। डॉक्टर, जब हम बात करते हैं गायनिक हेल्थ की, तो गायनिक हेल्थ का एक ओवरव्यू क्या है? उसमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ भी आ गई, आपकी वजाइनल हेल्थ भी आ गई और हार्मोनल हेल्थ भी आ गई आपकी, ठीक है। तो गायनिक हेल्थ का अगर एक ओवरव्यू हमें देना हो इन बिटवीन 2 to 3 लाइंस, तो आप कैसे देंगे? गायनी हेल्थ में एनी लेडी जिसको पीरियड्स एक सही टाइम पे स्टार्ट हुए हैं, रेगुलर है, पेशेंट के साइकिल मतलब ज़्यादा पेनफुल नहीं है, उनके पीरियड्स या जो मूड स्विंग्स होते हैं वो डेली रूटीन या जैसे उनका ऑफिशियल वर्क है इनसे इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, देन इस पेशेंट इस गायनेकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हेल्दी है। बट अगर उसमें जैसे पीरियड्स की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ अफेक्ट हो रही है, उनको बार बार ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ रही है, हाँ तो डेफिनेटली हर गायनेकोलॉजिकल हेल्थ इज़ अफेक्टेड। In medical terms, if we talk about, we say that in gynae everything is interrelated and interconnected. तो ऐसे में हम कई बार देख रहे हैं कि आज का जो माहौल है वो बहुत स्ट्रेसफुल है। आज की जो रोज़मर्रा का जो जीवन है, गला काट मारकाट प्रतियोगिता का दौर है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी डाइट है, अनहेल्दी स्लीपिंग लाइफस्टाइल भी है, ठीक है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ द आइडियल टाइम फॉर प्रेगनेंसी? Ideal time for pregnancy, if you're working, most important point is you should plan pregnancy when you are mentally ready. Pregnancy should not be imposed, okay, because of family pressure or because of husband's or partner's pressure. It should be planned when you are mentally ready. Okay, so basically you are saying there is no ideal age for pregnancy? No, if you ask me, ideal age for pregnancy is between 25 to 30 years because during that time your fertility is at peak. So that's the biological ideal age. Time. Okay. After 32, if the first pregnancy is after 32 years, we call it elderly pregnancy. Okay. Means the age is more.
and after 35 years ladies means every woman's over count reduces, so after that chances of pregnancy are less, so ideal age is between 25 to 30 years. जिन्हें भी डॉक्टर बच्चे नहीं होते हैं तो यूजुअली जो गायनी होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप HSG टेस्ट को करा दीजिए, सो आप उसे एलेबोरेट कीजिए। अच्छा, मतलब किसी भी ये कंसीव के लिए कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है उसके लिए 2 से 3 फैक्टर हमने देखने ज़रूरी थे, और जैसे मैं बोलूँगी कोई भी लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो एक कपल की बात है, कपल इज़ इनफर्टाइल नॉट लेडी इज़ इनफर्टाइल। ओके, सो इसमें हम दोनों की टेस्ट आती है, हस्बैंड की प्लस वाइफ की। हस्बैंड की जैसे हमने सीमेन एनालिसिस टेस्ट किया, अगर वो नॉर्मल है तो हाँ हम हस्बैंड के अदर टेस्ट नहीं करते, अगर वो उनके हस्बैंड की भी टेस्ट अब नॉर्मल है तो हस्बैंड का USG, हस्बैंड के हार्मोनल प्रोफाइल, हस्बैंड का कैरियोटाइपिंग, ये बात की बात है, बट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर हस्बैंड इज हस्बैंड सीमेन एनालिसिस। और सेम उसी की तरह वाइफ का होता है हार्मोनल प्रोफाइल, कि उनका ये देखने के लिए कि उनका ओव्यूलेशन प्रोसेस सही है कि नहीं। नेक्स्ट उनकी टेस्ट आती है AMH। AMH इसलिए ज़रूरी है, AMH एक उनका ओवा काउंट को रिप्रेजेंट करता है, अगर ओवा काउंट अगर कम हो जाता है तो AMH कम हो जाता है, तो एक हमें उस चीज़ का आइडिया लगता है कि उनकी बॉडी में ओवा काउंट इम्बैलेंस कहाँ है बेसिकली बॉडी में। फर्स्ट तो हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना। तो सबसे पहले तो हमने ओवरी से कंसर्न मैंने बता दिया, हार्मोनल प्रोफाइल एंड AMH। सेकेंड चीज़ यूट्रस से रिलेटेड, यूट्रस एंड ट्यूब से रिलेटेड, है ना। तो इनके लिए एक टेस्ट होता है HSG। HSG से क्या पता चलता है कि ट्यूब्स जो है वो पेटेंट है कि नहीं, जो अंडेदानी में ओवरी में जो बीज बनते हैं वो ट्यूब के द्वारा यूट्रस में पहुंचते हैं, तो उसके लिए ट्यूब अच्छी होनी ज़रूरी है, मतलब पेटेंट होनी ज़रूरी है, तो वो देखने के लिए एक HSG टेस्ट होता है। पहले के समय में यूजुअली क्या होता था, रूरल इंडिया में लोग इतना अवेयर नहीं थे, तो वो समझते थे कि बच्चे से रिलेटेड और गायनोकोलॉजिकली कोई भी बीमारी है तो वो महिला ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो बेबी कंसीव नहीं कर रही है अगर उस तो भी उसके पीछे महिला का हाथ है, और लोग सोचते थे कि इसकी दूसरी शादी करा दी जाए। ये तो चीज़ खैर आज भी काफ़ी है, क्योंकि हम जब पेशेंट्स देखते हैं OPD में तो हमेशा मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के साथ पेशेंट अकम्पनी होता है, बहुत कम पेशेंट होते हैं जो एज ए कपल आते हैं, तो हमें बोलना पड़ता है कि आप प्लीज़ नेक्स्ट टाइम हस्बैंड को भी बुलाइए। मैं कोई टेस्ट वगैरह इन सब के लिए नहीं बोल रही, बट जैसे एक दोनों के लिए एक अवेयरनेस की बात होती है, कुछ चीज़ें दोनों ने ही साथ में करनी होती है, काउंसलिंग दोनों की होनी चाहिए, ना कि सिर्फ वाइफ की होनी चाहिए। पूरी दुनिया में डॉक्टर इनफर्टिलिटी जो है, इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके पीछे हमने अभी प्रमुखता से डिस्कशन भी किया कि हार्मोनल इशू भी हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल भी एक इशू हो सकता है, तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। दूसरा इसी कड़ी में मेरा एक और आपसे सवाल ये है कि लड़कियों में PCOD और PCOS जो है आजकल among every 10 women if we talk about, so 3 to 4 women are dealing with such kind of problems। तो PCOD और PCOS एक तरीके का सिंड्रोम है, हम बेसिकली अगर बात करें तो, और लड़कों में स्पर्म काउंट काफ़ी कम हो रहा है, तो इसे किस तरीके से आप देखते हैं और इसका कारण क्या है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं इसके। अच्छा, जैसे आपने मुझे इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस बोले, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस कॉज के ऊपर डिपेंड है कि कॉज क्या है। अगर आप पहले हम अगर हस्बैंड की बात करें, अगर हस्बैंड का काउंट कम है तो डेफिनेटली हम टैबलेट से ट्राई करेंगे, काउंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस बताएंगे, टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब उनको कम करने के लिए बोलेंगे, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, सलाद्स खाना डाइट में, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेना, ये सब एडवाइस करेंगे। और उसके बाद 1 मंथ ट्रीटमेंट या 2 मंथ ट्रीटमेंट के बाद उनकी टेस्ट रिपीट करके देखेंगे। अगर हस्बैंड का काउंट 0 है तो सेम चीज़ उनको 1 मंथ का ट्रायल देके हम रिपीट कर सकते हैं, बट अगर 0 ही आता है तो उनके लिए ऑप्शन बचता है IVF का। IVF में हम पैसा या टेसा करके जो हस्बैंड की भी जो अंडे बीजदानी होती है वहाँ से हम स्पर्म्स निकाल के डायरेक्ट IVF पे जा सकते हैं। अगर बात करें फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, तो अगर फीमेल में जैसे आपने बोला PCOD का प्रॉब्लम है, तो ये ओव्यूलेशन से रिलेटेड हो गया। ओव्यूलेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम बेसिक शुरुआत करते हैं ट्रीटमेंट की ओव्यूलेशन इंडक्शन, मतलब कि लेडी को हम टैबलेट्स देते हैं, टैबलेट और इंजेक्शंस देते हैं जिससे बीज बनना शुरू होता है। एंडोमेट्रियोसिस एक टर्म है, एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, जी 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 जी।
तो एंडोमेट्रियोसिस ये ओव्यूलेशन से रिलेटेड है, प्लस इसमें एनाटॉमिकल डिस्टॉर्शन होता है, तो उसमें ट्यूब्स भी कई बार ब्लॉक होने का भी चांस होता है। और इसमें ओव्यूलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें बीज नहीं बन पाते क्योंकि ओवेरियन सिस्ट होती है, और सिस्ट के कारण जो नॉर्मल बीज फॉर्मेशन होता है वो नहीं हो पाता है। सेम चीज़ पीसीओ में होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो बीज नहीं बन पाते। तो जैसे एंडोमेट्रियोसिस आपने बोला, उसमें अगर ओवेरियन सिस्ट बहुत बड़ा है तो हाँ पहले सर्जरी होगी, एंड आफ्टर दैट हम ओव्यूलेशन इंडक्शन, तो भले ही हम आईयूआई करें या आईवीएफ करें, वो बात की बात है, वो पेशेंट के रेस्पॉन्स के ऊपर की, बट हाँ शुरुआत तो ओव्यूलेशन इंडक्शन से होती है। कई बार क्या है, लड़कियां जिम जा रही हैं, वो योगा भी कर रही हैं, सारी चीज कर रही हैं, हाई प्रोटीन डाइट भी ले रहे हैं लड़के और लड़कियां, तो उन्हें लग रहा है हम तो फिट हैं, फिर हमारे अंदर स्पर्म काउंट क्यों कम हो रहा है, या ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, पीसीओडी या पीसीओएस क्यों है, बहुत सारा ये मिथ बना हुआ है, इसे हम किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं? एक्सरसाइज ही सिर्फ तुम्हारे हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं होती, डाइट भी एक मेजर पार्ट है। आजकल बाहर आउटसाइड फूड लेना, पिज़्ज़ा बर्गर्स बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। तो हाई कार्ब्स अगर आप इनटेक कर रहे हैं तो वो इफेक्ट करता है? हाई कार्ब्स, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फ्रूट, बिल्कुल ये अफेक्ट करता है हेल्थ को, क्योंकि ये सब रिलेटेड ये जाता है, उससे ओबेसिटी होती है। ठीक है, अगर ओबेसिटी भी नहीं है, जिम करके आपने जैसे आपने बोला प्रोटीन्स ले रहे हैं, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो रहा है, प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं, उसमें भी अडल्ट्रेशन रहता है। ओके। हाँ, सप्लीमेंट्स भी, मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा अडल्ट्रेशन रहता है, वो भी आपकी सेक्सुअल हेल्थ को अफेक्ट करता है, अफेक्ट कर सकता है। राइट। सो ऐसे में मेरा, अगर हम डे टू डे आज का लाइफस्टाइल देखें तो मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, और कहते हैं मानसिक तनाव जो है वो शारीरिक तनाव आपको देता ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि इन साइंस एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड टू योर ब्रेन। तो किसी भी तरीके का मानसिक तनाव अगर है तो क्या वो आप एक विमेन की मेंस्ट्रुअल हेल्थ को इफेक्ट करता है और मेल के स्पर्म काउंट को भी इफेक्ट करता है? जब भी कोई स्ट्रेस में होता है, अपनी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आप स्ट्रेस में भी हो, मतलब आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आपकी एक्सरसाइज कर रहे हो, बट ये इंक्रीज कॉर्टिसोल लेवल की वजह से आप ओबेसिटी में जाओगे। सेम चीज़ होती है, इंक्रीज कॉर्टिसोल की लेवल से हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, और स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं आपका स्लीपिंग पैटर्न, ये सब सारा चेंज होगा, एंड इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर हार्मोनल बैलेंस एंड आल्सो योर सेक्सुअल लाइफ। सो यू फील कि अगर स्लीपलेसनेस है, सपोज अगर कोई लगातार एक अंतराल पे 2 घंटे या 3 घंटे कम नींद ले रहा है, औसतन एक हेल्दी स्लीप की जब हम बात करते हैं, तो उससे भी आपकी प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी लाइफस्टाइल और आपकी जो हेल्थ है वो इफेक्ट करेगी? मतलब बिफोर प्रेगनेंसी ज़्यादा अफेक्ट करेगी, पोस्ट प्रेगनेंसी तो ये खैर बेबी की वजह से थोड़ा सा कॉमन ही बात होती है, रात में बेबी तो कंसीव करने में भी इससे दिक्कत हो सकती है? दिक्कत होती है, बिल्कुल। ओके। फर्स्ट अगर स्ट्रेस मेल ले रहा है तो भी दिक्कत होगी, या फीमेल ले रही है तो भी दिक्कत होगी। हम ये पॉइंट उनसे पूछते हैं कि हस्बैंड को नाइट ड्यूटीज होती है क्या, वाइफ को नाइट ड्यूटीज होती है क्या, तो अगर जब वो इनफर्टाइल है, जब वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हम बोलते हैं नाइट ड्यूटीज अवॉइड करो, ताकि उनकी स्लीप पैटर्न थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। ओके। जो प्रीमेच्योर बेबीज बॉर्न हो रहे हैं आजकल, हम काफी बार देखते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 7 मासिया 8 मासिया बच्चा है, तो उसका रीजन क्या लाइफस्टाइल है, किस चीज क्या उसका रीजन मेनली जो प्रीटर्म लेबर पेन्स होते हैं, उसका मेन मतलब 95% रीजन होता है इन्फेक्शन। ओके। हाँ, इन्फेक्शन ऑफ जेनेटल ट्रैक्ट, तो इन्फेक्शन के कारण जैसे कोरियोअमनाइटिस हुआ, यूरिन इन्फेक्शन हुआ, इन सब के कारण तो ये हम ट्रैक कर सकते हैं जब थर्ड ट्राइमेस्टर चालू होता है किसी भी विमेन में, तो ये ट्रैक किया जा सकता है कि इसको प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है? जैसे हम 12 वीक्स पे हम एक मार्कर करते हैं, डबल मार्कर टेस्ट। उसमें ये उससे तो बेबी का जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है ये तो पता ही चलता है, साथ में मदर को आगे जाके बीपी बढ़ने की शिकायत हो सकती है क्या, मदर को आगे जाके प्रीटर्म लेबर पेन्स हो सकते हैं क्या, ये भी पता चलता है। प्लस इसमें हमें ये भी पता चलता है कि आगे जाके बेबी की ग्रोथ भी कम हो सकती है क्या, जिसे हम IUGR बेबीज बोलते हैं, कम वेट के बेबीज। तो एक हमें आइडिया लग जाता है इन सब चीज़ों का। अगर हमें उस टेस्ट में पता चलता है कि मदर को आगे जाके बीपी होने वाला है, तो हम उस चीज़ की प्रिकॉशन पहले से ले लेते हैं। आजकल हर चीज़ के लिए टेस्ट और ये सब अवेलेबल है, बस यही है लोगों में अवेयरनेस थोड़ी कम है। इसी चीज़ को चलते क्या एहतियात हम बरत सकते हैं, इसी चीज़ को लेकर एक खास बातचीत की, क्योंकि नारियां सशक्त है लेकिन वो अवेयर नहीं है मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके, गायनिक हेल्थ को लेके, और ये इश्यूज इतने कॉमन है। पहले देखा जाता था कि ये अर्बन सिटीज़ की, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में भी ये समस्याएं बहुत जटिल होती जा रही हैं।
ऐसे में भारतीय समाज की जब हम बात करते हैं तो इसे एक सभ्य समाज के तौर पे देखा जाता है, लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर का जब से टच आया है इंडियन फैमिलीज में और इंडियन कल्चर में, तो हम देख रहे हैं कि लड़कियां जो है, खासकर मेरी उम्र की जो महिलाएं हैं, 25 से विगत 35 वर्ष की महिलाएं, वो धूम्रपान, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रही है, वो अल्कोहल, शराब का सेवन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि एक महिला जैसे कि एक पोषित संतान का जन्म करना है और वो अगर अपने अर्ली 20s में अगर वो स्मोकिंग कर रही है रेगुलरली, वो चेन स्मोकर है, अगर वो चेन ड्रिंकर है, तो वो क्या एक हेल्दी बेबी को बॉर्न कर पाएगी और क्या गायनिक इश्यूज वो फेस कर सकती है और ये कितना इफेक्ट कर रहा है गायनिक प्रॉब्लम्स को। जैसे रेगुलर, जैसे आपने बोला चेन स्मोकिंग है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म है, इन सब में AMH लेवल कम हो जाता है, जो उनका बीज बनाने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और जो बीज का नंबर भी होता है, जैसे हमारा जन्म पे जितने बीज होते हैं वो बाय एवरी मंथ यूज़ हो जाते हैं और उनका नंबर बढ़ती उम्र के साथ कम हो जाता है। जो लोग स्मोकिंग एंड अल्कोहल रेगुलरली इंटेक करते हैं तो उनका जो बीज कम होने की प्रोसेस है वो तेज़ी से होती है। अगर 35 ईयर्स, जैसे नॉर्मल लेडी में 35 ईयर्स के बाद ये प्रोसेस थोड़ी शुरू हो जाती है, और अगर चेन स्मोकर्स है तो ये उनकी जो ये प्रोसेस है मे बी 25 पे शुरू हो जाए, 26 पे शुरू हो जाए, तो अर्ली होती है। तो हाँ, डेफिनेटली उनका तो जो फीमेल्स में जो एग काउंट है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। ओके, स्मोकिंग की वजह से। पहले हम कुछ पिक्चर्स में भी देखते थे कि दिखाया जाता था कि अगर कोई विमेन प्रेग्नेंट है और वो अल्कोहल या फिर स्मोक कर रही है तो उससे उसकी बच्चादानी इफेक्ट हो रही है, बच्चा इफेक्ट हो रहा है। बच्चे को डेफिनेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर लेती है उससे डेफिनेटली कुछ चीज़ें प्लासेंटा से क्रॉस होकर बेबी तक पहुंचती है, इसलिए तो सारी दवाइयाँ अलाउड, कुछ दवाइयाँ प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं होती है। जैसे इवन खाने में भी हम कुछ चीज़ें मना करते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी तक पहुँच जाती है। सेम चीज़ है स्मोकिंग के लिए और अल्कोहल के लिए, ये प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी तक पहुँचती है। और बेबी कंसीव करने में भी सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि आपका एग काउंट कम हो जाता है। और जो मेल स्मोक कर रहे हैं रेगुलरली और ड्रिंक कर रहे हैं उनका भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। फर्स्ट थिंग, हम जो मेल OPD में हम इसीलिए बुलाते हैं उनके एडिक्शन की हिस्ट्री जानने के लिए, और यही काउंसिल करते हैं कि कम कर दीजिए। और अगर कोई कम नहीं कर पा रहा तो हम उनको एडवाइस करते हैं, जैसे अगर कोई स्मोकिंग है तो कोई टोबैको च्युइंगम ले सकते हैं। अल्कोहल बेबी की हेल्थ भी इफेक्ट करती है इससे। हस्बैंड के इससे तो नहीं, बस स्पर्म काउंट कम होता है। ओके, हाँ डॉक्टर, मैं भी स्कूल में 12वीं तक मेडिकल की स्टूडेंट रही थी। ऐसे में बहुत एक बेसिक सा फिनोमेना है कि ओवम रिलीज होता है, उसके बाद जो स्पर्म होता है उससे वो फर्टिलाइज होता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है। एंड इफ इट डजंट गेट फर्टिलाइज तो जो एंडोमेट्रियम है वो शेड कर जाता है और मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, पीरियड्स हो जाते हैं। कपल्स आजकल जो इंटरकोर्स कर रहे हैं वो इंटरकोर्स वो बहुत फर्टिलाइज हाईली फर्टाइल डेज पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। अब ये समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा बन गई है। तो जो कपल है वो कैसे पहचाने कि उनको बच्चा कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और अब उन्हें टेस्ट कराना पड़ेगा। प्रमुखता से लोग आजकल डरते हैं टेस्ट को लेकर। ग्रामीण भारत में लोग इतने सजग नहीं है, लोग डॉक्टर की एडवाइस नहीं मानते। और आप अगर कहेंगे आप AMH टेस्ट कराइए, आप अगर कहेंगे कि आप HSG टेस्ट कराइए, तो उन्हें बहुत बड़ी कोई चीज़ लगती है। तो ऐसे में एक बेसिक अवेयरनेस के लिए एक कपल कैसे पहचाने कि उनको प्रेगनेंसी में और बच्चा कंसीव करने में दिक्कत है, उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और वो ट्रीटेबल है, ऐसे क्या 1-2 टेस्ट हैं जिसे वो कराएं और उन्हें पता चले कि हाँ। पहले तो उन्होंने कब आना चाहिए हॉस्पिटल, अगर कोई भी कपल है वो मोर देन ईयर से बेबी प्लानिंग का ट्राई कर रहा है, मोर देन 1 ईयर से रेगुलर इंटरकोर्स हो रहा है विदाउट यूज़ ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्शन, और उनको फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली उन्होंने एट द एंड ऑफ 1 ईयर और 1.5 ईयर उन्होंने जाके कंसल्ट करना चाहिए। प्लस अगर कोई कपल है जिनकी एज ज़्यादा है, अगर बोथ पार्टनर्स मोर देन 35 ईयर्स है, तो उन्होंने विदिन 6 मंथ्स जाके कंसल्ट करना चाहिए। और अगर किसी लेडी को पहले से ही प्रॉब्लम है, जैसे आपने बोला PCOD में उसको पहले से प्रॉब्लम कि एवरी 2 मंथ्स 3 मंथ्स में उसको पीरियड आते हैं, तो हाँ उन्होंने थोड़ा 6 मंथ या 8 मंथ्स में जल्दी जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और टेस्ट जैसे मैंने आपके बताया, ओव्यूलेशन से रिलेटेड टेस्ट हमारा हार्मोनल प्रोफाइल है, AMH है, ट्यूब से रिलेटेड हमारा टेस्ट है HSG का टेस्ट है, और यूट्रस से रिलेटेड हम एक बेसिक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आई तो एक फर्दर टेस्ट होते हैं। और सेम चीज़ हस्बैंड के लिए, हस्बैंड का एक सबसे पहला टेस्ट होता है सीमेन एनालिसिस, एंड अगर वो नॉर्मल है तो हस्बैंड के फर्दर कोई टेस्ट नहीं होंगे।
और अगर वो एबनॉर्मल है तो हस्बैंड का भी अल्ट्रासाउंड होता है, हार्मोनल प्रोफाइल होती है, कैरियोटाइपिंग भी करना पड़ सकता है। ओके ओके। हम आजकल देख रहे हैं कि जो फीमेल्स जो हेल्दी हैं वो भी चाह रही हैं कि मतलब अपने लाइफस्टाइल को लेकर, अपने बॉडी फिजिक को लेकर वो बहुत एक्स्ट्रा कॉन्शियस, और वो चाहती हैं कि वो बच्चे को खुद डिलीवर ना करे, तो लोग सरोगेसी की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ये किस हद तक सही है? एक नॉर्मल बच्चे और एक सरोगेसी वाले बच्चे में जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म उसका फ़र्क हो सकता है, और बायोलॉजिकली भी अगर हम हेल्थ वाइज भी बात करें तो हम सोचते हैं कि जो नॉर्मली जो बेबी को, जिसकी मदर एक बच्चे को जन्म देती है, वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं कंपैरेटिवली टू एन अनदर मदर। एक्चुअली सेरोगेसी एक इस तरह का है जैसे आप घर पे खाना बना रहे और आपका मानो कुछ आपका जो वेसल है, बर्तन है, वो अगर ख़राब हो गया, आपको इमरजेंसी में बनाना है खाना, आपने अपने फ्रेंड से बोरो किया, इस लाइक सेरोगेसी। इट मीन्स आपके उधार की कोख है वो आपकी। बिल्कुल, मतलब आपके पास खाने बनाने का सारा है, सब्जी है, मसाले है, सब कुछ है। सेम इसी तरह आपके पास बीज है, हस्बैंड का बीज है, वाइफ का बीज है, बट जो वेसल है, बनाने वाली वेसल, मतलब बर्तन, जैसे यूट्रस हो गया, वो डिफेक्टिव है, तो उसमें सेरोगेसी की जाती है। सेरोगेसी एज अ ऑप्शनल नहीं होता कि भाई मुझे डिलीवर नहीं कराना तो सेरोगेट यूज़ करना है, क्योंकि सेरोगेसी से भी बेबी डिलीवर कराने में बहुत लीगल प्रॉब्लम्स आती है। सेरोगेसी के लिए भी हमें ऑर्डर मतलब अनुमति लेनी पड़ती है। बायोलॉजिकली इज इट सेफ? आप बायोलॉजिकली अगर हम लीगल टर्म्स को हटा दें, हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल क्वेश्चन मार्क अगर हम रेज करें, तो एक मदर एक बेबी को डिलीवर कर रही है और एक उधार की कोख हम ले रहे हैं किसी से, तो बायोलॉजिकली रीजंस के। बायोलॉजिकल मतलब जैसे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ इंटीमेट हुए, बेबी हुआ, ये सब नेचुरल प्रोसेस है। हम सेरोगेसी में क्या कर रहे हैं, एक मतलब एक ओवम ले रहे, स्पर्म्स ले रहे, उन बच्चा जो है आउटसाइड बन रहा है, इन लैब बन रहा है, और वो बच्चा जब 5 दिन का हो जाए तब हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं किसी के यूट्रस में। तो ये सारा प्रोसेस एक आर्टिफिशियल है। ये प्रोसेस आप अगर किसी लेडी में किया जाए या किसी सेरोगेट में किया जाए, उनका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, अनलेस सेरोगेट अगर कम एज की है, उसका हार्मोन मतलब न्यूट्रिशन अच्छा है, डिफिशियंसीज नहीं है, तो रिजल्ट सेम ही आएगा जैसे एक मदर का आता है। बट जैसे ये प्रोसेस एक आर्टिफिशियल है, आप देखते कई बार आईवीएफ बेबीज प्रीमैच्योर डिलीवर होते हैं। क्यों? Exactly. क्यों? क्योंकि एक थोड़ी सी आर्टिफिशियल प्रोसेस उसमें आ गई, तो उनमें प्रीटर्म लेबर का चांस होता है। सेम चांस एक सेरोगेट में, क्योंकि एक आर्टिफिशियली हुआ है, तो सेम रिस्क है सेरोगेट के लिए। ऐसे एक्सेस कोई रिस्क नहीं। सेरोगेट तभी यूज़ की जाती है अगर मदर का यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे अगर एडिनोमाइसिस है या मदर को पहले टीबी हुआ है, तो इन सब की वजह से यूट्रस बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, उसमें जो लाइनिंग बनती है वो बन नहीं पाती है। और अगर 2 साइकिल 3 साइकिल 4 साइकिल की भी आईवीएफ ट्राई किया मदर के ऊपर और कंसीव नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट ऑप्शन होता है सेरोगेट। ओके। हम कई बार, आपने अभी आईवीएफ का जिक्र किया और अभी मैं आपसे बात ही करने वाली थी, आपने एडिनोमाइसिस टर्म का भी यूज़ किया। ऐसे में हम देख रहे हैं कि नॉर्मली प्रेगनेंसी, और विगत हमने पूरे इस बातचीत में इस चीज़ को काफ़ी बार रेज किया कि नॉर्मल ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है फीमेल्स। आईवीएफ की तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कपल्स रुक कर रहे हैं। तो आईवीएफ एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के कंपैरेटिवली मतलब सेफ ऑप्शन है, और आईवीएफ में मदर और बच्चे की दोनों की हेल्थ मतलब बायोलॉजिकली हेल्थ सही रहती है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि आईवीएफ को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करते हैं, 1 सक्सेसफुल रहता है, 6th अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुआ, तो उससे फीमेल के अंदर हार्मोनल चेंजेस काफ़ी आ जाते हैं, उसकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। तो आईवीएफ का मेरिट भी है तो डीमेरिट भी है, तो मैं आपसे वो डीमेरिट पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, डीमेरिट ये फर्स्ट फाइनेंशियल, क्योंकि एक साइकिल ही आपकी 1.5 to 2 लाख तक जाती है, तो फर्स्ट तो फाइनेंशियल आ गया। सेकंड, मदर को साइकोलॉजिकल मेंटल इशू, क्योंकि एक मदर एक प्रोसेस से बार बार जा रही है, उनको हाई डोज में हम हार्मोन्स दे रहे हैं, इंजेक्ट किया जा रहा है डेली बेसिस पे, उनको 1 से 2 इंजेक्शंस लग रहे हैं, उनके ऊपर जो ओव्यूलेशन ओवम पिकअप बोलते हैं, एनेस्थेसिया देके वो प्रोसीजर हो रही है, उनका अगर 5 बार ये प्रोसीजर हो रही है तो किसी की भी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो जाएगी, ये एक डीमेरिट है। देन आप ये मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में डॉक्टर हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं उन्हें कई बार, आम भाषा में टेस्ट ट्यूब। हाँ, जी जी। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, तो बेबी एक साधारण बच्चे जैसा ही होता है, या उसकी भी जो बायोलॉजिकल हेल्थ है, कुछ भी ऐसी चीज है तो उसमें कोई डिफरेंस आता है मेटाबॉलिज्म में, किसी भी और चीज में? नहीं, बेबी एकदम नॉर्मल होते हैं। जो हम
ओवम पिकअप के बाद जो ओवम सेलेक्ट करते हैं बच्चे बनाने के लिए, या जैसे बेबी एम्ब्रियोज बनने के बाद जो एम्ब्रियो उसका सिलेक्शन होता है, वही एम्ब्रियो सेलेक्ट की जाते हैं जो बेस्ट क्वालिटी के हो। अगर किसी एम्ब्रियो की क्वालिटी हमें थोड़ी सी कम लग रही है या पुअर क्वालिटी का लग रहा है तो वो एम्ब्रियोज हम नहीं लेते। यही अगर नेचुरली अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो रहे तो उसमें कई बार पुअर क्वालिटी का एम्ब्रियोज भी फर्टिलाइज हो जाते हैं, उसी से अबॉर्शंस होते हैं ना। ओके फाइन। मेरा इसमें सवाल है कि और जैसे आपने बोला कि आईवीएफ की बेबीज प्रीटर्म या जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, एग्जैक्टली आईवीएफ के बेबीज प्रीमैच्योर होते हैं, क्योंकि आईवीएफ में कई बार ट्विंस और ट्रिपलेट्स होते हैं, तो उनमें वैसे भी प्रीटर्म लेबर का चांस ज़्यादा होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आईवीएफ हम करते हैं जिनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोई एल्डरली है, जैसे किसी को यूट्रस में कोई दिक्कत है, तो उन लोगों में नेचुरली प्रीटर्म लेबर के चांसेस होते हैं। और वैसे अगर नॉर्मली भी कंसीव हुआ है किसी को, तो उनमें भी 5% चांस तो प्रीटर्म लेबर का होता ही है। हमने अब आईवीएफ को लेकर काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं। ऐसे में एक बहुत फेमस पंजाबी सिंगर था सिद्धू मूसेवाला, उसका मर्डर हुआ और उसके बाद उसकी मदर वाज 60+। उसने आईवीएफ से दोबारा बेबी कंसीव किया और उसने बहुत हेल्दी बेबी बॉय को जन्म दिया। तो आईवीएफ एक एल्डरली वुमेन पे जब ट्राई किया जाता है तो वो कितना सेफ है, उसका सक्सेस रेट कितना रहता है? देखिए, एल्डरली वुमेन में जैसे मैंने पहले बोला सेम प्रॉब्लम आएगी कि उनके एग्स जो है एग काउंट बहुत कम हो चुका होता है। या तो अगर किसी का एग काउंट ठीक होगा तो उन्होंने हाई डोज ऑफ हार्मोन्स लेके खुद के एग से किया होगा, या फिर एग का डोनर यूज़ कर सकते हैं एल्डरली लेडीज़ में। और हाँ, एल्डरली लेडीज़ है, उनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सब की प्रॉब्लम्स होती है। उनके यूट्रस मतलब फिर भी एज के हिसाब से थोड़ा सा वीक होता है, तो प्रीटर्म लेबर के भी चांसेस होते हैं, बच्चादानी खुलने के भी जल्दी चांसेस हो जाते हैं। जी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो एल्डरली में आती ही आती है। उनको पहले से ये चीज़ सारी समझाई जाती है, बट स्टिल उनको किसी को अगर इश्यू चाहिए तो एज इज नॉट। आईवीएफ को लेकर एक और भ्रांति है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है कि आईवीएफ से लड़के ज्यादा पैदा होते हैं। आज भी जो पुरुष प्रधान समाज है तो इसमें रूरल इंडिया में बात की जाती है कि आईवीएफ से बच्चा होगा तो लड़का ही होगा। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, लड़कियां भी होती है ऐसा। ये मिथ है। अब हम बात करते हैं, जब हम डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो आजकल हम देख रहे हैं, पहले बहुत पुरजोर तरीके से जोर दिया जाता था ग्रामीण भारत में कि नॉर्मल डिलीवरी करो, नॉर्मल करो। अगर सिजेरियन भी होती है तो वो डॉक्टर पे भी एक मेंटल प्रेशर बनाती थी फीमेल्स कि नहीं, आप हमारी बहू की नॉर्मल डिलीवरी कीजिए, आप सिजेरियन मत कीजिए। तो जो सिजेरियन डिलीवरीज है और नॉर्मल डिलीवरीज हैं, हम इंडिया में पहले तो बात करें तो आज के हम समय को देखते हुए सिजेरियन डिलीवरीज ज़्यादा बढ़ती जा रही है नॉर्मल डिलीवरीज की बजाय। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे मेनली अगर जैसे आपने बोला, जैसे आजकल कंसीव ही लेट होता है, एल्डरली प्रेगनेंसीज बहुत ज़्यादा मात्रा में हम देखते हैं ओपीडीज में। एल्डरली लेडीज़ में लेबर के चांस थोड़े से कम ही होते हैं अगर कंपेयर किया जाए तो यंग फीमेल से कंपेयर किया जाए तो। उन्हें लेबर पेन नहीं होता, लेबर पेन नहीं होते, प्लस हो भी जाए तो एक डिलीवरी प्रोसेस तक वो मतलब नहीं पहुंच पाती। दूसरा चीज़, आजकल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ भी हो गया। अगर जैसे प्रॉब्लम बढ़ती है, किसी प्रॉब्लम दिखती है तो हाँ बिल्कुल हम उसको नॉर्मल का ट्रायल नहीं दे पाते, ठीक है। और जैसे एक थोड़ा सा ये भी हो गया है, कोई लेडी पेन भी हम शुरू कर जाए कि किसी को पेन नहीं सहन होते तो वो ऑप्ट करती है सिजेरियन कराना। तो फिर ये सही, ये सभी डॉक्टर कई बार अगर लेबर पेन नहीं हो रहा है तो हम आर्टिफिशियल लेबर पेन भी इंड्यूस करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम 40 वीक्स तक मतलब जो डेट दी होती है वो, या उससे 1-2 दिन और इंतज़ार करते हैं कि पेशेंट को खुद से लेबर पेन्स आ जाए। नहीं हुए तो हम इंडक्शन करते हैं। एक हेल्दी मदर के लिए जो कि नॉर्मल डिलीवरी से भी बच्चा कर सकते हैं, सिजेरियन से भी कर सकती है, तो उसको सिजेरियन की तरफ जाना चाहिए, नॉर्मल की तरफ जाना चाहिए, बेबी और मदर दोनों की हेल्थ को देखते हुए? अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है, पहले कोई सर्जरी नहीं हुआ तो डेफिनेटली उन्होंने नॉर्मल का ट्राई करना ही चाहिए। सिजेरियन तो एक सर्जरी हो गया, इमरजेंसी में कुछ होगा, डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम जैसे कि बेबी उल्टा है, अगर उनका नीचे की जो बोन वाला पैसेज बनता है लेडी का वो शॉर्ट है, तो हाँ डेफिनेटली उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो उनको सिजेरियन पे जाना पड़ता है। बट अगर सारे फैक्टर्स ठीक है, बेबी ठीक है, वजन ठीक है, बच्चे के आसपास पानी ठीक है, बच्चे का मदर का बोनी पैसेज ठीक है, तो बिल्कुल उन्होंने नॉर्मल का ट्रायल लेना ही लेना चाहिए। एक और मिथ क्लियर करती हूँ, बीइंग अ मदर देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ विच इन टेक्स। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता चलता है जो पहले आपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। एक लड़की की तो पूरी दशा दिशा सब कुछ बदलता है। अगर मैं बात करूँ, मेरी निजी मेरी जो भाभी हैं
उन्होंने सिजेरियन डिलीवरी को ऑप्ट किया क्योंकि उनको ये था कि उनसे नॉर्मल डिलीवरी का पेन बियर नहीं किया मैं जाएगा। आपको वही समझा, ये आजकल एक मेजर रीजन हो गया है सिजेरियन ऑप्ट करने के लिए। तो फर्स्ट बट सिजेरियन में पोस्ट सिजेरियन भी अगर हम बात करते हैं तो मदर की हेल्थ आई थिंक ज्यादा इफेक्ट होती है नॉर्मल डिलीवरी के सिजेरियन इज कंपैरेटिवली। अ सर्जरी है ना, तो इसमें आपका एब्डोमेन कट हो रहा है, एब्डोमेन को जो स्ट्रेंथ देने वाली लेयर है रेक्टस शीथ वो कट हो रही है, तो डेफिनेटली कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी। जो आपका हम कट भी लगाते हैं, सूचर भी करते हैं, उसके बाद भी उसकी जो स्ट्रेंथ है पहले जैसी नहीं बन पाएगी, तो थोड़ी बहुत तो वो प्रॉब्लम होती है। प्लस जैसे सिजेरियन का जब मात्रा बढ़ रही है तो उसके कारण प्लासेंटा चिपका होना, ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। हमें एक मिथ को और काटना है। कई बार लोगों को भी ये मिथ है कि डॉक्टर्स आजकल पैसे बनाने के लिए, क्योंकि मेडिकल साइंस पे भी क्वेश्चंस है और जो मेडिकल सर्वेंट्स हैं, आप जैसे जो पहली पंक्ति में गायनेकोलॉजिस्ट खड़े हैं उनके ऊपर भी, कि नॉर्मल डिलीवरी से जब बच्चा पैदा होता है तो वक्त बहुत थोड़ा सा खर्चा आता है, सिजेरियन से जब बच्चा पैदा होता है तो बिल ज़्यादा का बन जाता है। तो इसलिए भी इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं वो चाह रहे हैं कि सिजेरियन डिलीवरी करते हैं, ठीक है, बिल भी ज़्यादा बनेगा और डॉक्टर को भी इतने एफर्ट्स नहीं लगेंगे। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? जी, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काउंसिल करता होगा, क्योंकि कोई भी डॉक्टर जो एक 10 ईयर्स तक MBBS, फिर उनके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद SRship की, कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं पेशेंट को बोलूँ डायरेक्ट सिजेरियन पे जाए। बिल्कुल हमने पढ़ाई की है, हम भी चाहते हैं कि जो पेशेंट के लिए बेस्ट हो वही ऑप्शन हम ऑप्ट करें। बट अगर हमें डिलीवरी डिफ़िकल्ट लग रही है, डिफ़िकल्ट डिलीवरी से बेटर कभी भी एक सिजेरियन है। डिफ़िकल्ट डिलीवरी जिसमें बेबी की हेल्थ अफेक्ट हो जाएगी, मदर को बहुत सारे टाके आ जाएंगे, या जैसे यूरिनेशन या डेफिकेशन में प्रॉब्लम कई बार सुनने को मिलता है बच्चा घूम गया, बच्चे ने पॉटी कर दी है, तो हम सिजेरियन डिलीवरी को ऑप्ट करते हैं। बच्चे ने पॉटी की है, मेकोनियम जिसे हम मेकोनियम बोलते हैं वो पास किया है, तो उसके बाद डेफिनेटली सिजेरियन ही लगता है। अगर मेकोनियम पास करने के अगर हाफ एन आवर के बीच में डिलीवरी होती है तो बिल्कुल हम डिलीवरी का ट्राई करते हैं। लेकिन अगर मेकोनियम बेबी ने 1 और 2 सेंटीमीटर पे पास किया है तो हाँ मुश्किल होती है डिलीवरी कराना, तो उसमें सिजेरियन किया जाता है। ऐसे में मेरा एक क्वेश्चन और ये है कि सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी से जो बच्चे हैं, हमने देखा अमूमन औरतें 3 से 4 बच्चे बहुत हेल्दी और बहुत आराम से डिलीवर कर लेती हैं, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी से डॉक्टर्स खुद 2 बच्चों की रिकमेंडेशन देते हैं और उसमें भी गैप होना चाहिए, 3 से 4 साल का बच्चे में गैप होना चाहिए, क्योंकि हील होने का टाइम मिलना चाहिए यूट्रस को, क्योंकि जो टाके लगे होते, कट लगा है, वो जो स्कार बना है, स्कार पूरी तरह हील होने के लिए डेफिनेटली गैप देना चाहिए। और वैसे तो ये जो 3 इयर्स का गैप है ये नॉर्मल डिलीवरी में भी देना चाहिए, मदर की हेल्थ रिस्टोर करने के लिए। हम प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी की बात करें, नॉर्मल हो, सिजेरियन हो और IVF से हो, डजंट मैटर, पर हम देख रहे हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो रहा है और विमेन जो है वो अपनी बायोलॉजिकल हेल्थ को लेके उतना कंसर्न नहीं है आज भी, तो लोग उतने एहतियात नहीं बरतते। हम सिजेरियन डिलीवरी में तो कहते हैं कि 3 महीने का यूजुअली, जैसे हम आम भाषा में कहते हैं, परहेज करने चाहिए, लेकिन औरतें अभी भी जागरूक नहीं है, उतनी सजग नहीं है। और नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको एक प्रॉपर रेस्ट, आपको इंटरकॉर्स करने में भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसके बीच आपको नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पे कैसे वुमेन को मतलब कि अवेयर करना चाहिए अपने आप बारे में? सिजेरियन या डिलीवरी के बाद जैसे मैंने यहाँ पे मिथ देखे हैं इस लोकेलिटी में, ये है डाइट के लिए बहुत ज़्यादा मिथ है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, रोटी नहीं खाना, दही नहीं देना, दूध नहीं देना, बस चाय पत्ती डाल के दूध देना, ये सारे बहुत सारे डाइट से रिलेटेड मिथ है। जैसे हम सिजेरियन का पेशेंट 3rd या 4th डे हम डिस्चार्ज करते हैं, तब हम उनको बहुत अच्छे से डाइट काउंसलिंग होती है उनकी, कि इनको आप सब दे सकते हो, सब मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, सब्जी रोटी दाल चावल तीखा खट्टा मीठा सब कुछ दे सकते हो, बट कोई फॉलो नहीं करता। सेम चीज़ हम डिलीवरी पेशेंट्स को बोलते हैं, जैसे डिलीवरी में तो कोई कट नहीं है, कोई सिजेरियन मतलब कोई सर्जरी नहीं हुई है, तो नेक्स्ट डे से बिल्कुल अपना हेल्दी डाइट फॉलो कर सकती है, बट ये भी नहीं होता है। ट्रेडिशनल जो चीजें चली आ रही है वो भी आज भी वही चली आती है, जो बहू की सास ने खाया फिर उनकी सास ने खाया, फिर वो एक पद्धति चली आ रही है और उसे कोई बदलना नहीं चाह रहा है उस प्रणाली को। जी जी। आज हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि फॉरेन में जो डिलीवरीज होती हैं वहाँ नॉर्मल डिलीवरी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है डॉक्टर की प्रोफाइल के रिगार्डिंग भी, बजाय सिजेरियन के। दूसरी चीज़ ये
कि बाहर हम जब कई बार कहते हैं कि कनाडा में डिलीवरी अच्छी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में गायनीज अच्छी हैं, डिलीवरी वहाँ ज़्यादा अच्छी हो रही है, कई बार सुनने को मिलता है और हम देखते हैं कि वो अपने बेबी को डिलीवर करता है और मतलब 5 से 6 दिन में वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, 3-4 डेज में एकदम नॉर्मल लाइफस्टाइल को फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन इंडिया में इट्स लाइक कि आपने अगर सिजेरियन किया है तो 3 से 4 महीने आप बेड रेस्ट करो, नॉर्मल डिलीवरी है तो आप 1 महीना बेड रेस्ट करो। हाँ, सिजेरियन के बाद सेकेंड डे पे हम पेशेंट खुद हाथ पकड़ के हम उनको वॉक कराते हैं। थर्ड डे पे पेशेंट खुद की एफर्ट से बेड से उठ के वॉक करती है। और जैसे बाय द टाइम वो घर जाते हैं हम उनको एम्बुलेशन के लिए एडवाइस करते हैं कि आप खुद से घूमना है, सब कुछ करना है, जैसे खुद के काम, उठ के ब्रश कर लिया आपने, खुद को फ्रेशन अप हो लिया, खुद को उठ के पानी ले लिया, बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। ये मिथ है कि आपको 3 मंथ्स तक बेड रेस्ट पे रहना है, बिल्कुल नहीं, बेड रेस्ट पे रहना है। और हम ये तो काउंसलिंग करके भेजते हैं पेशेंट्स को प्लस रिलेटिव्स को कि बेड रेस्ट पे नहीं रखना है, इनको रूटीन एक्टिविटीज करने देना है, बिल्कुल। और प्लस हम प्रेगनेंसी में कंसीव करने की भी जब बात कर रहे हैं तो कई बार नॉर्मल डिलीवरी जब होने वाली होती है लेकिन होती नहीं है अमूमन, क्यों? क्योंकि फीमेल्स प्रेफर करती हैं कि वो अपनी 9 महीने का जो उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर है तो वो बेड पे लेटना पसंद करती है कि हम बेड रेस्ट करें। अमूमन ये चीज़ काफ़ी बार देखी गई है शहरों में और यूजुअली डॉक्टर्स का ये रिकमेंडेशन रहता है कि आप थोड़ा फिजिकल वर्क कीजिए, आप पोछा लगाइए। आजकल की जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो मैंने देखा है जुम्बा और कई सारी एक्सरसाइजेस भी, पेल्विक मसल्स की जो एक्सरसाइजेस होती है वो रिकमेंड की जाती है ताकि बेबी नॉर्मल डिलीवर हो। ये एक जो भ्रांति है कि मतलब हम वर्कआउट नहीं करेंगे, हम पोछा नहीं करेंगे, हम घर का कोई भी काम नहीं करेंगे, एक महिला का फिजिकली एक्टिव होना उसके लिए कितना ज़रूरी है सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद, आप इस पर भी जोर दीजिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद भी नहीं, मैं बोलूँगी शुरुआत से ही वो बिल्कुल एक्टिव रह सकती है। वॉक करना, अगर वो पहले से जिम करती हैं तो बिल्कुल वो अपना नॉर्मल वॉक करना, कार्डियो एक्सरसाइज करना अपना शुरू रख सकती है, अनलेस एंड अनटिल उनको बहुत ज़्यादा उससे थकान नहीं आ रही हो। जी, वॉक करना या घर पे, मतलब घर पे या जिम में वॉक करना, प्लस इवन कुछ मात्रा तक जो वेट लिफ्टिंग जिसके ऊपर पेट के ऊपर प्रेशर नहीं आता वो भी कर सकते, जैसे बाइसेप का कर लिया, शोल्डर्स का कर लिया। हाँ, ये भी कर सकती है अगर कोई रूटीनली जिम करता हो तो ऐसा। हाँ, बट कुछ प्रेगनेंसी होती है जिनको हमें बेड रेस्ट बोलना पड़ता है, जिनको फर्स्ट 3 मंथ्स में ब्लीडिंग हो जाती है, या तो जिनका सर्विक्स थोड़ा सा वीक होता है, सर्वाइकल लेंथ छोटी होती है, नीचे से सर्विक्स पे कुछ स्टिचेस लगाए जाते हैं, तो उनको हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। ट्विंस में हाँ डेफिनेटली हम बोलते हैं एक्सेसिव एक्सरसाइज अवॉइड करो। हाँ, रूटीन वॉकिंग, रूटीन एक्सरसाइज, छोटा ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये कर सकते हैं। बट ज़्यादा एक क्वेश्चन और है, पहले हम जब प्यूबर्टी की बात करते थे तो वो एक टीनेज फैक्टर था कि बच्चा 12-13 इयर्स का हो गया तो ही और शी इज गेटिंग इनटू प्यूबर्टी। लेकिन अब हम देख रहे हैं लड़कियों में भी 8-9 साल की बच्ची है और वो प्यूबर्टी से गुजर रही है, उसको पीरियड्स हो रहे हैं। तो डोंट यू थिंक इट्स टू अर्ली फॉर पीरियड्स? और इसके पीछे विगत क्या कारण है? आजकल बच्चे आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे हैं, बच्चे डिजिटली गेम्स खेल रहे हैं, बच्चे इंडोर एक्टिविटीज ज़्यादा कर रहे हैं, ये रीज़न है या लाइफस्टाइल, क्या रीज़न है? इसमें 2-3 फैक्टर कारण है इन सब के लिए। जब भी पीरियड्स आने के लिए एक बॉडी फैट लेवल का बहुत बड़ा काम होता है। एक बॉडी फैट लेवल जब 33 to 35% से ज़्यादा हो जाता है तब पीरियड्स आ जाते हैं। और आजकल जो डाइट है, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब की वजह से वो बॉडी फैट लेवल जल्दी अचीव हो रहा है। पहले बच्चे बहुत खेलते थे, फैटी लिवर भी बहुत हो रहा है। जी, पहले बच्चे बहुत खेलते थे तो 8-9 साल में मोस्टली बच्चे दुबले पतले होते थे, जो एक बहुत मिनिमम मात्रा के थे, जो थोड़े मोटे रहते थे। अदरवाइज ये वैसे बाकी आज 9-10 साल के बच्चे बिल्कुल सारे मोटे हो रहे, तो जो एक बॉडी फैट लेवल का जो कट ऑफ है वो उनको जल्दी अचीव हो रहा है, तो इसलिए ये एक कारण है। दूसरा चीज़, आजकल मिल्क प्रोडक्ट्स जो इसमें गाय और भैंसों को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि दूध अच्छा निकले, तो जो ये सारा उसका मात्रा जो है दूध प्रोडक्ट्स, दही में, चीज़ में, इन सब में आ जाती है। और ये भी एक रीज़न है कि जल्दी प्यूबर्टी आ रही है, मेल्स मतलब लड़कों में भी और लड़कियों में भी, जो अडल्टरेशन हो रहा है इन सब। अडल्ट्रेशन, एग्जैक्टली। जो तो ये इसका रीज़न आप कह रही हैं कि लाइफस्टाइल है और बच्चे आजकल फिजिकल एक्टिविटीज कम कर रहे हैं और फूड जो है ज़्यादा खा रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, फूड जो है वो प्रोसेस फूड की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं। डॉक्टर, मेनोपोज जो है ना, आजकल हम देख रहे हैं महिलाओं में, पहले जो मेनोपोज 50s में होता था अब वो अर्ली 40s में हो रहा है। और मेनोपोज में कई बार क्या होता है, ब्लीडिंग, लास्ट का जो मेनोपोज का पीरियड होता है उसमें हैवीली ब्लीडिंग होती है कि विमेंस को अपनी बच्चादानी निकलवानी पड़ जाती है। ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से देखती हैं?
मेनोपॉज एक्चुअली इतना आप जैसे आपने बोला कि बिफोर 40 आज भी इतना कॉमन नहीं है। हाँ, बट ये डेफिनेटली हो सकता है कि पहले अगर मोर देन 50 था तो अभी 45 to 50s में हो जाता है। तो ये 45 के बाद इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। और मेनोपॉज जो होता है ये कोई एक पॉइंट का प्रोसेस नहीं है, ये 2 to 3 इयर्स तक प्रोसेस चलता है। शुरुआत में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी आती रहेगी और वो इरेगुलरिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हाँ डेफिनेटली पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, हर 2 months 3 months में पीरियड आते हैं। इसी एज में कई लोगों को यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, ओवरी में सिस्ट, ये सब की प्रॉब्लम आ जाती है, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तो उन्हें निकलवाना भी पड़ जी जाता बिल्कुल। है। अगर फाइब्रॉइड है, एडिनोमाइसिस है, तो हम टैबलेट से पहले कोशिश करते हैं। टैबलेट से बिल्कुल नहीं हो रहा, अगर उनकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, उनका HB फॉल हो रहा है उससे, तो डेफिनेटली उनको सर्जरी लगती है, निकलवाना पड़ता है। अगर सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है, यूट्रस ठीक है, यूट्रस में फाइब्रॉइड नहीं है, एडिनोमाइसिस नहीं है, सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो वो पेशेंट्स का टैबलेट से हो जाता है, उनको हिस्टेक्टोमी की ज़रूरत नहीं पड़ती मोस्टली। बट जैसे कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उनको लगती है। डॉक्टर, एक बात कही जाती है कि इट्स अर्लियर एंड इट्स बेटर, अर्लियर द बेटर वन। आजकल हम देख रहे हैं, पहले फॉरेन में था, फिर उसके बाद मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आया, अब ये बहुत कॉमन हो गया है ये टर्म कि एग्स को लड़कियां जल्दी फ्रीज करा लेती हैं। आज मैं 25 वर्ष की हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे को बच्चा भी कंसीव नहीं करना है, 10 साल और शादी लेट हो रही है, फिर बच्चा भी लेट करना चाहते हैं, तो एग्स को फ्रीज कराना कितना सही है और किस एज में एक लड़की को, एक वुमेन को ये चीज़ देखनी है कि उसको एग्स को फ्रीज कराना है? क्योंकि एट द टाइम व्हेन अ गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न तो देयर आर मिलियंस ऑफ एग्स, और उसके बाद जब वो प्यूबर्टी की एज में आती है तो कुछ लाख ही बच जाते हैं, और फिर उसके बाद भी क्वालिटी ऑफ एग जो है वो 30 साल के बाद आपकी डिक्रीज होने लग जाती है किसी भी महिला के अंदर। तो एग्स को जब हम फ्रीज कराते हैं, एक एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन है आज के टाइम पे प्रेगनेंसी के नेचुरली कंसीव करने में भी और एग्स के भी काउंट में। तो किसी भी महिला को एग्स को फ्रीज कराना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, उसके लिए क्या है? और ऐसे में AMH टेस्ट के बारे में भी आप बताइए थोड़ा। जो अगर आपका करियर पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आप मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू आप रेडी नहीं हो अभी, अगर नेक्स्ट 5 years में 10 years में कंसीव करने के लिए, और अभी आपकी प्रेजेंट अगर आपकी प्रेगनेंसी 35 years के बाद ही प्लान हो रही हो, तो डेफिनेटली आप एक ऑप्ट कर सकते हैं फ्रीजिंग का ऑप्शन। बट रूटीनली तो एडवाइस ये नहीं किया जाता है। कई बार क्या होता है, जो जिनको अर्ली एज में कैंसर्स वगैरह हो जाते हैं, तो वो भी अपना एग्स जो है वो फ्रीज़ करवाती हैं, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन होता है एग फ्रीजिंग का। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आजकल बहुत बढ़ रहा है, और हम देख रहे हैं कि 25 से 26 साल की भी महिला है, उसने अपने बच्चे को मतलब अभी फीड करना स्टार्ट किया, बट शी इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। अ वुमन व्हिच इज प्रेग्नेंट, उसका 3rd ट्राइमेस्टर ही चालू है लेकिन ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तो इसको लेकर क्या मिथ है, और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, इसके क्या मुख्य कारण हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इस पर बताइए। ब्रेस्ट कैंसर कई बार जेनेटिकली भी होता है, अगर मदर को है और बच्चा फीटस उसके वॉर्म में है, तो वो वहाँ से भी आप कह रहे हैं कि मतलब 1st डिग्री रिलेटिव, मतलब मदर सिस्टर, ओके, तो ये 1st डिग्री रिलेटिव अगर उनमें से किसी को है तो चांस ज़्यादा होता है। 2nd डिग्री रिलेटिव्स मतलब बुआ मौसी, इनसे थोड़ा सा कम चांस होता है। और कम एज में ब्रेस्ट कैंसर, जैसे आजकल अडल्ट्रेशन है खाने में, कार्सिनोजेंस इजीली एक्सपोज हो रहा है किसी, तो ये भी कारण हो सकता है कम एज में। और एक ज़्यादा मात्रा में पता चलने का ये भी कारण है कि लोगों में थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, कुछ उनको लंप दिखाई देता है, वो चेक होते हैं और ये चीज़ें सामने आ रही है। पुराने ज़माने में ये चीज़ें कई बार सामने भी नहीं आती थी। हाई रेट हो रहा है आजकल सर्विकल कैंसर को लेके। व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, तो सर्विकल कैंसर को भी इससे हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि सर्विकल कैंसर बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ रहा है। सर्विकल कैंसर जो है कई बार हमें देखने को मिलता है कि विमेन जो सेक्सुअली एक्टिव उतनी नहीं है, या सेक्सुअली एक्टिव भी है तो उसका सिंगल ही पार्टनर है, मैरिड वुमेन है, वो अपने हस्बैंड के साथ है, और वो वर्किंग भी नहीं है, नॉन वर्किंग वुमेन है, और उसको सर्विकल कैंसर है, और लोग उसे रिलेट नहीं कर पाते। लोगों को आज भी लगता है कि एक मिथ है कहीं ना कहीं कि जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उसी को सर्विकल कैंसर होता है। इट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ फैक्ट, ये ट्रू फैक्ट है। सर्वाइकल कैंसर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनमें सर्वाइकल कैंसर के लिए एक इन्फेक्शन, एक मात्र कैंसर है जो इन्फेक्शन से ज़्यादा होता है। तो उसमें इन्फेक्शन होता है HPV वायरस का, और HPV वायरस ट्रांसमिट होता है
सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही ट्रांसमिट होता है। तो अगर जितने मल्टीपल पार्टनर्स होंगे वो ट्रांसमिट होने का चांस उतना ही रहेगा। पर डॉक्टर एक चीज बताइए, अगर किसी वुमेन का सिंगल सेक्सुअल पार्टनर है और उसको भी सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, तो ऐसे में क्या इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि हस्बैंड का हिस्ट्री जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो गलत हो, इस वजह से वाइफ को हो गया? ये भी हो सकता है, या फिर मे बी हस्बैंड को ऑलरेडी इन्फेक्टेड होगा HPV वायरस से, और उससे अगर वाइफ इन्फेक्टेड होगी तो हो सकता है ये भी। मतलब अगर हस्बैंड के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो वो वाइफ को भी सर्विकल कैंसर उसकी बिल्कुल। वजह से हो सकता है। हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है और इसके लिए अगर हो जाता है तो उसके बाद क्या कुछ किया जा सकता है? बहुत घबराने की बात है या ये ट्रीटेबल है? कैंसर्स ट्रीटेबल है, बट हाँ क्यूरेबल बोल नहीं सकते। अगर हाँ अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है तो डेफिनेटली ये क्यूरेबल है बाय सर्जरी। बट अगर ये लेट स्टेज में पता चलता है तो उसमें सर्जरी के साथ कभी कभी सर्जरी से बाहर चला जाता है तो कीमो प्लस रेडिएशन भी लगता है, ठीक है। और हाँ पैनिक करने की तो बात नहीं है इसमें, क्योंकि कैंसर वर्ड ही जब आता है तो लोग पैनिक कर जाते हैं। तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट ये ज़रूरी है। पैनिक तब होता है जब लेस स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट होकर जब ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिले हो जाती है, तो हाँ डेफिनेटली लेट उस स्टेज पे पता चलता है तो पैनिक होता है। इसके लिए मुख्य सिम्टम्स ये होता है, पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, और जैसे स्पेशल ये इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की मतलब 2 पीरियड के बीच में ब्लीडिंग होना, ये एक कारण मतलब ये एक मेजर सिम्टम है इस चीज़ का। अब हम क्योंकि बातचीत के हम लास्ट पड़ाव पे, आखिरी पड़ाव पे हैं, तो ऐसे में बहुत कॉमन हमने अभी बात की वो सारी की सारी समस्याएं अर्बन और रूरल वुमेन दोनों की है, लेकिन अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन एक बहुत उसके इर्द गिर्द एक कारण रहा है। जिन भी हमने डिजीज़ की बात की, हमने लाइफस्टाइल की बात की, सभी चीज़ों की। पर जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, तो मेडिकल साइंस में एक टर्म है कि देयर इज नो मेथड विच इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बैरियर मेथड है, कॉपर टी लोग लगाते हैं, लोग कॉन्डम्स का यूज़ करते हैं, पिल्स लोग खाते हैं, स्टेरिलाइजेशन कराते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपको सहज सेफेस्ट क्या लगता है? ये पेशेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप बोलते हो उनकी फैमिली कंप्लीट है, उनको फर्दर बेबीज़ करनी ही नहीं है, बेबीज़ एक टिपिकल एज तक पहुंच चुके हैं, एल्डरली मतलब बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, तो उन्होंने डेफिनेटली लाइगेशन की तरफ जो स्टेरिलाइजेशन उसकी तरफ जाना चाहिए। उसका सक्सेस रेट 0.01% है, ओके। तो उसमें थोड़ा सा ही एक चांस होता है कि ये फिर से मतलब फेल हो जाएगी। आई थिंक फेलियर रेट 0.1%। सॉरी हाँ, फेलियर रेट इज 0.1%। सेम चीज कॉपर टी के लिए अगर फैमिली कंप्लीट है। डॉक्टर एक मिथ है, स्टेरिलाइजेशन को हम हिंदी में बोले तो नसबंदी कहते हैं कि औरतें ही कराएंगी। अगर आदमी करा लेगा स्टेरिलाइजेशन तो उसको बायोलॉजिकली या उसको सेक्सुअली किसी तरीके से उसकी सेक्सुअल लाइफ इफेक्ट हो जाएगी, हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। हेल्थ नहीं अफेक्ट होती है, प्लस सेक्सुअल लाइफ भी अफेक्ट नहीं होती है। छोटा सा ऑपरेशन होता है, अगर वही ऑपरेशन पुरुष और महिला कोई भी कराए सेफ है, बिल्कुल सेफ है। देन वी वर कमिंग टू कॉपर टी। कॉपर टी जब हम देखते हैं काफ़ी सारे विमेन में इंजेक्ट होता है तो उनको HB कम हो जाता है क्योंकि उनको ब्लड लॉस होता है। बहुतों को सूट होता है, नहीं होता है, डिफरेंट बॉडी पैरामीटर होता है इसको लेकर। कॉपर टी एक आर्टिफिशियल मतलब एक फॉरेन बॉडी है, तो उसका फॉरेन बॉडी को आप यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो जब तक वो बॉडी को सूट नहीं करती तब तक आपको पीरियड में एक्सेस ब्लीडिंग और थोड़ा सा पेन होता है। ये किसी लेडी को 3 मंथ्स हो सकता है, किसी को 6 मंथ्स हो सकता है। इनिशियल जब इंसर्ट करते हैं तो हम इसके लिए टैबलेट्स देते हैं, जैसे टैबलेट ट्रानिक्स है, ताकि उनकी ब्लीडिंग कम हो जाए, और टैबलेट मेफेनामिक एसिड है जिससे उनका पेन कम हो जाए। आफ्टर 3 मंथ्स, किसी किसी को 6 मंथ्स के बाद जब ये कॉपर टी सूट हो जाती है तो डेफिनेटली ये चीज़ उनको मतलब कम दिक्कत होती है और ये टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट किसी किसी को नहीं सूट हो पाती है, बहुत एक्सेसिव प्रॉब्लम हो जाती है और उनको हमें रिमूव ही कराना पड़ता है कॉपर टी। कॉन्ट्रासेप्टिव में जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि फीमेल कॉन्डम्स भी, मेल कॉन्डम्स भी, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, वो सेफ है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि गाँव की जब हम तरफ बात करते हैं, हम ग्रामीण भारत की बात करते हैं, तो आज भी लोग उसे यूज़ नहीं करते। लोग पिल्स की तरफ, जैसे सच्ची सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल चली थी और लोग रेगुलर बेसिस पे पिल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो पिल्स को रेगुलर बेसिस पे अगर आप यूज़ कर रहे हो, आप मतलब 72 आवर्स आई पिल कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर वो आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को, आपकी बायोलॉजिकल हेल्थ को कितना इफेक्ट करता है? जैसे आपने बोला इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ये जो है इसमें इसका बेसिस ये होता है कि आपने हाई डोज ऑफ हार्मोन दिया ताकि वो आपकी जो ओव्यूलेशन प्रोसेस थी उसको ब्रेक कर पाए,
हाई डोज ऑफ हार्मोन देता है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर इसके सिम्टम्स दिखेंगे। एक्ने बढ़ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है, पेशेंट का एक जो साइकिल का पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है। रादर दैन टेकिंग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, आप एक जो राउंड द क्लॉक लेने वाली 21 डेज की पिल्स होती है कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, वो लीजिए। तो वो 21 डेज की पिल्स आपको एक बार कंज्यूम करनी होती है? नहीं, डेली लेनी होती है। एंड दैट्स सेफ? ये सेफ है, इसका फेलियर रेट भी बहुत कम है। जैसे आपने बोला जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है कॉन्डम से, इसका फेलियर रेट ज़्यादा है। तो अगर आपको है, आपकी फैमिली कंप्लीटेड है और आपको है अभी बेबी बिल्कुल नहीं चाहिए, तो बिल्कुल आप ओसी पिल्स ले सकते हैं। और उन पिल्स को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, उससे आपकी कोई भी तरीके की, आपको अगर फ्यूचर में बच्चा भी प्लान करना है तो आपकी जो प्रेगनेंसी हेल्थ है वो भी इफेक्ट नहीं होगी? जैसे ही आपने टैबलेट्स बंद करती है उसके 3 to 4 मंथ्स के बाद आपकी नॉर्मल फर्टिलिटी वापस आ जाती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो होती है, ग्रामीण भारत में इसको लेकर अवेयरनेस नहीं, इसका मुख्य कारण क्या है और हम क्या कर सकते हैं, इसे कैसे पहचाने? अगर कोई भी विमेन है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से इफेक्ट है तो उसका सिम्टम क्या होगा, कैसे पता चले और क्या एहतियात बरते कि ये हो ही ना? उनको वजाइनल डिस्चार्ज रहेगा, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन रहेगा, उनके पीरियड्स बहुत पेनफुल रहेंगे, उनको वजाइनल एरिया में या प्राइवेट एरियाज में लीजन्स आ जाएंगे, दाने या फोड़े आना जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा। तो ऐसे कोई सिम्टम्स है तो उन्होंने बिल्कुल आके कंसल्ट करना चाहिए। सेम सिम्टम्स हस्बैंड को भी होते हैं, अगर उनको पेनिस की तरह कोई डिस्चार्ज है, ईचिंग हो रही है, रेगुलर बेसिस पे हो रही है, बिल्कुल, तो उन्होंने भी कंसल्ट करना चाहिए। और इसका रीजन मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अगेन ये हो सकता है कि एक क्लीनलीनेस नहीं रखना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना, ये है। अभी आपने वजाइनल हेल्थ की तरफ बात की और आपने बताया था मुझे कि आप महाराष्ट्र से हैं, तो जो हमारी काम वाली आंटी हैं वो भी महाराष्ट्र से हैं और वो महाराष्ट्र के पास लातूर एक जगह है जहाँ बहुत सूखा पड़ता है, वो वहाँ से आती हैं। तो आपको पता है महाराष्ट्र में हर तरीके का एरिया है, वहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी हैं, बॉम्बे जैसा महानगर भी है, तो ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ आज भी जहाँ शहरों में टैम्पून्स और जहाँ मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ होने लगे हैं बजाय सैनिटरी नैपकिन के भी, वहीं ग्रामीण क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ आज भी वो कपड़ा लगाती हैं। तो मेरी मदर ने उन्हें बोला कि आप कपड़े को मत यूज़ कीजिए, सैनिटरी नैपकिन उन्होंने कहा महंगा पड़ता है, तो मम्मी ने बोला कि मैं आपको ला कर दे दूँगी। तो उन्होंने बताया कि जो उनकी भाभी हैं, बहन है जो लातूर में है, वहाँ पानी की भी दिक्कत होती है, तो वो कपड़ा भी इसलिए इस्तेमाल नहीं करती कि उसको धोना पड़ेगा, उसमें पानी ज़्यादा खर्च होगा। तो आज भी वो सूखे पत्तों का भूसा, उसके ऊपर मिट्टी लगाती हैं और फिर वो उसे लगाती हैं। तो ये कितना वजाइनल हाइजीन और वजाइना के लिए कितना अनसेफ है? बिल्कुल ये अनसेफ है, इवन कपड़ा यूज़ करना भी अनसेफ ही है। आजकल इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कूल्स में या जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इनके पास सैनिटरी नैपकिन फ्री की गई है स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, इन सब के लिए। और जो एक कुछ जो कंपनीज है जो गवर्नमेंट से फंडेड है, तो उनका भी जो रेट है, कॉस्ट है, लेकिन वो काफी जहाँ कम तक ये हेल्प नहीं पहुँच पा रही है वहाँ तक अगर कोई इस तरीके की चीज़, मिट्टी वहाँ पर सूखे पत्ते अगर कोई लगा रहा है, घास फूस वहाँ लगा रहा है, तो वो किसी ना किसी लंबी बीमारी को जन्म दे सकती है। इससे इन्फेक्शन रहेगा वजाइना में, वो स्प्रेड यूट्रस और यूट्रस के साइड वाले एरियाज में स्प्रेड होके आगे जाके इनफर्टिलिटी, एब्डोमेन में पस भरना, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आगे जाके, जिसे हम पेल्विक पेरिटोनाइटिस बोलते हैं, पीआईडी, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वजाइना को हम ल्यूकवार्म वाटर से क्लीन कर सकते हैं या फिर, क्योंकि कई बार मैंने कई दफ़ा पढ़ा है कि उसका पीएच वो अपने आप मेंटेन कर लेते हैं, या फिर जब हम वी वॉश जैसी चीज़ें देखते हैं तो हमें इसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बढ़ चढ़कर इसका टीवी पे प्रचार होता है हर जगह, तो लोगों को लगता है कि नहीं जैसे फेस के लिए फेस वॉश है ऐसे वजाइना के लिए वी वॉश है। नहीं, ऐसे कोई ज़्यादा केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं करने चाहिए। वजाइना में गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वो उसका पीएच मेंटेन करके रखते हैं। आप सोप बेस्ड फॉर्मुलेशन यूज़ करेंगे, उसका पीएच अल्टर हो जाएगा, अल्कलाइन की तरफ चला जाएगा एंड वो फिर इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो जाएगा। तो एक्सेसिव वॉश, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोप ये नहीं करना चाहिए। नॉर्मल वाटर से ड्यूरिंग बाथ आप आउटसाइड एरिया क्लीन कर सकते हैं, रादर देन उसके अलावा कुछ नहीं यूज़ करना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हमने जो भी बातचीत की, हमने कोशिश की कि हमने इसे हर केंद्र बिंदु ग्रामीण भारत की और महिलाएं और शहरी महिलाएं भी इससे रिलेट कर पाए। हर कोई जो कि 10 से लेकर कर किसी भी वर्ग की कोई भी महिला है, उसके बारे में, उसकी हेल्थ से रिलेटेड, बायोलॉजिकल, सेक्सुअल, किसी भी तरीके की उसकी हेल्थ से रिलेटेड या स्ट्रेस से रिलेटेड, हमने हर तरीके की आज इस बातचीत में हर तरीके के इशू को कवर करने की कोशिश की। तो नमस्कार, आप देख रहे थे हेलो भादुगढ़ और हमारे साथ थी
मेडाक हॉस्पिटल की गायनोकोलॉजिस्ट शीतल, जिन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत सरल भाषा में आम जनमानस को ये बताने की कोशिश की कि विमेन एम्पावरमेंट तो ज़रूरी है, लेकिन विमेन का अवेयर होना ज़रूरी है अपनी सेक्सुअल हेल्थ को लेकर, अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर, अपनी गायनिक हेल्थ को लेकर, स्ट्रेस को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर। मैं आपके साथ आपकी अपनी शिवांगी गौड़। नमस्कार।